कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। पब्लिक, हम लोग पुष्पी पादप में लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम लोग पुष्पी पादप में लैंगिक जनन का चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ये चैनल यानी कि बायोलॉजी विद मनीष कुमार आपको पूर्ण 12th के सिलेबस का अध्ययन करवाएगी और साथ के साथ आपको हर वीडियो का, हर चैप्टर का हाथ से लिखा हुआ नोट यानी कि क्लासरूम नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाती है। अतः आपसे दोस्त निवेदन है कि आप जब भी वीडियो देखें उससे पहले नोट्स अवश्य डाउनलोड कर लें, जिससे आपको वीडियो को पढ़ने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद आपका बोर्ड या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको तैयारी करने में आसानी हो। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं निषेचन। इससे पहले के टॉपिक के बारे में हम लोग पीछे के 3 लेक्चर में जान चुके हैं। आप चैनल्स के प्लेलिस्ट को जब खोलेंगे तो वहां आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पादप में लैंगिक जनन प्लेलिस्ट में मिलेगा। जब आप उस प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो इससे पहले 3 चैप्टर का डिस्कशन, 3 लेक्चर का डिस्कशन वहां किया गया है। साथ में नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करेंगे, उस चैप्टर्स को, उस लेक्चर्स को, चैप्टर के उस हिस्से को आप पहले पढ़ेंगे, फिर आज का लेक्चर शुरू करेंगे ताकि यहाँ से सारा चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होता रहे। चलिए दोस्त, शुरू करने जा रहे हैं आज निषेचन के बारे में। निषेचन क्या, फर्टिलाइजेशन क्या। पीछे की क्लास में यानी कि कल के लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि नर और मादा युग्मक के पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए होने वाले संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मक के पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए होने वाले संलयन को निषेचन कहा जाता है। हम लोग यहाँ पुष्पी पादप का चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग पुष्पी पादप में निषेचन का बात करेंगे। पुष्पी पादप में निषेचन का खोज जो है वो स्ट्रॉसबर्गर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ये नाम आपको याद रहना चाहिए। निषेचन स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा खोजा गया था और स्ट्रॉसबर्गर ने ही ये बताया कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो सिफोनोगेमी टाइप की होती है। सिफोनोगेमी टाइप की होती है। सिफोनोगेमी, ध्यान देंगे जरा, सिफोनोगेमी है क्या? सिफोनोगेमी एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें यानी कि जिस जीव में जिस पादप में जब परागकण का स्थानांतरण यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक तक जो पहुंचेगा, इस प्रक्रिया में अगर पराग नलिका भाग ले रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग सिफोनोगेमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं। सिफोनोगेमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग नाल युग्मकी भी हिंदी में कहते हैं। सिफोनोगेमी को हिंदी में नाल युग्मकी नाम दिया जाता है। चलिए, पुष्पी पादप में निषेचन का चर्चा अगर हम लोग शुरू करें या बात करें तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। चलिए, निषेचन की प्रक्रिया जो है ये 3 चरण में पूरी होगी। सबसे पहले परागकण का अंकुरन, सबसे पहला परागकण का अंकुरन। दूसरा पराग नलिका का मार्ग और तीसरा पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। भ्रूणकोश में प्रवेश।
ध्यान देंगे जरा, क्या सब लिखा गया? पराग कण का अंकुरन, पराग नलिका का मार्ग और उसके बाद पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। ये तीन प्रक्रिया, तीन स्टेज है जो पुष्पी पादप में निषेचन के प्रक्रिया में ये तीनों चीज, तीन स्टेप, तीन चरण भाग लेता है। सबसे पहले हम लोग परागकण का अंकुरन देखें। परागन के द्वारा जब परागकण पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है, परागकण के द्वारा जब परागकण पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसके बाद उस परागकण में, आपको बता दिया गया है, उस परागकण में विभाजन होगा और वहां जर्म सेल का निर्माण होगा या जेनरेटिव सेल का निर्माण होगा और एक वेजिटेटिव सेल का निर्माण होगा। जेनरेटिव सेल ही क्या करेगा? नर युग्मक का कार्य करता है। वहां पर पहुंचने के बाद उस परागकण का बाह्य चोल और अंतःचोल टूटेगा। आप परागकण के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लेक्चर 2 में बताया गया है। चलिए, उसका अंतःचोल और बाह्य चोल टूटता है और टूटने के बाद कुछ रासायनिक पदार्थ बाहर आता है। जब परागकण का अंतःचोल और बाह्य चोल टूटेगा तो वहां से कुछ रासायनिक पदार्थ बाहर आता है और वो रासायनिक पदार्थ बाहर आकर के उस स्टिग्मा के ऊपर वाले हिस्से को तोड़ देता है, उस स्टिग्मा के ऊपर वाले हिस्से को तोड़ देता है और उसके बाद वो क्या होगा कि वहां से इंटर कर जाता है। चलिए देखते हैं जरा, फिगर से समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहला परागकण का अंकुरन। परागन के द्वारा जब परागकण यहाँ स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इस परागकण से क्या होगा कि जनन छिद्र से, परागकण के जनन छिद्र से क्या होता है कि पराग नलिका का निर्माण होगा। जनरली सामान्यतः क्या होता है कि एक परागकण से एक ही पराग नलिका का निर्माण होगा, लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं पादप में, कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जहां एक परागकण से एक से अधिक पराग नलिका का निर्माण हो सकता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे जब क्या होगा, पराग नलिका, जब यहाँ पराग नलिका का निर्माण हो गया तो उसके बाद आता है फिर पराग नलिका का मार्ग। पराग नलिका का मार्ग यानी कि परागकण या तो ऐसा, परागकण से जो नलिका निकला है, पराग नलिका, या तो हो सकता है कि वो इस रास्ते से, यानी कि जिसको आपको अगर याद होगा तो माइक्रोपाइल कहे थे, इसको आप एंटीपोडल कहे थे, एंटीपोडल या चलाजा कह सकते हैं। यहाँ सेल है और यहाँ चलाजा, ये इंड हुआ, चलाजा इंड, और ये हो जाता है आपका माइक्रोपाइल, ये हो जाता है आपका माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल और ये चलाजा, दो कंडीशन हो सकता है आपके पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश का। सबसे पहला हो सकता है चलाजा इंड और दूसरा हो सकता है माइक्रोपाइल इंड। अगर आपका पराग नलिका चलाजा इंड से क्या होता है, प्रवेश करता है, चलाजा इंड से अगर प्रवेश करता है तो इसको हम लोग कहते हैं चलाजोगैमी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? चलाजोगैमी। ध्यान देंगे जरा, पराग नलिका का मार्ग दो हो सकता है, एक हो सकता है चलाजोगैमी। वैसा कंडीशन जब पराग नलिका चलाजा इंड से क्या होगा, यहाँ प्रवेश करेगा, जैसा यहाँ आपको दिखाया गया है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि माइक्रोपाइल से इंटर करे, तो माइक्रोपाइल से जब ये इंटर करेगा तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोगैमी, इसको हम लोग कहते हैं प्रोगैमी। दोनों याद रखेंगे, चलाजोगैमी और प्रोगैमी। क्या कहा गया, एक बार फिर से आप देखेंगे कि जब चलाजा इंड से प्रवेश किया चलाजोगैमी, और जब माइक्रोपाइल इंड से प्रवेश कर रहा है तो उसको हम लोग प्रोगैमी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा हम लोग देखते हैं पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। एक बात और आप याद रखेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है ये ना तो यहाँ से आए, यानी कि ना तो चलाजा इंड से ना ही माइक्रोपाइल इंड से, तब ये सेंटर से, बीच से ही कहीं आ जाएगा, तो इसको भी आप देख लेंगे और ये हो जाएगा आपका मीजोगैमी। इसको आप क्या देंगे, मीजोगैमी। क्या कह देंगे इसको, मीजोगैमी। पहला चलाजोगैमी, फिर से वही बात, नाम क्लियर है, नाम सब कुछ बता रहा है। चलाजोगैमी चलाजा इंड से जा रहा है सर, प्रोगैमी माइक्रोपाइल इंड से जा रहा है सर, और सेंटर से यानी कि मिड से जा रहा है तो उसको हम लोग मीजोगैमी नाम देते हैं सर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब यहाँ से थोड़ा सा आगे और देखते हैं पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। अब देखिए जरा, पराग नलिका
जब यहाँ से इंटर करने के कगार पे है तो यहाँ तक ये जो नीचे है यही आपका एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक। अब आप अगर देखेंगे तो इस एम्ब्रियो सैक का आपको फिगर बताया गया है। फिर से वही बात कि आप लेक्चर प्लेलिस्ट में जाकर के दूसरे लेक्चर में चेक करेंगे तो आपको वहीं पर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर भी हम एक रिव्यू यहाँ दे देते हैं आपको। ये अगर मान लीजिए ये रहा आपका, यहां आप देखेंगे अगर इस तरह से आपके एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर मिलेगा, जहां ये वाला एंड अगर माइक्रोपाइल एंड है तो ये चला जाएंगे होगा। माइक्रोपाइल एंड पर दो सिनर्जिक सेल और एक सेल मिलेगा, और यहाँ पर आपको एंटीपोडल सेल मिलता है, और सेंटर में दो पोलर न्यूक्लिया भी मिलेगा। ये कहानी है इसका। चलिए, अब जब ये इस भ्रूण कोश में प्रवेश किया तो इस पराग नलिका से एक साथ दो नर युग्मक आता है। एक साथ दो नर युग्मक क्या होगा, प्रवेश करेगा, और इसमें से दो नर युग्मक जब प्रवेश करता है तो यहाँ पर एक इसके साथ और दूसरा यहाँ पर एक सेल के साथ और दूसरा स्पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या होता है, आकर के फ्यूज करता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या है, क्या कहा गया कि जब क्या होगा कि पराग नलिका प्रवेश किया तो वहां पर उपस्थित यहाँ सिनर्जिक सेल से या यहाँ पर एक फिलीफॉर्म एपरेटस भी होता है, तो इस फिलीफॉर्म एपरेटस को तोड़ते हुए वो प्रवेश करेगा। यहाँ इस तरह का कोई भी चीज नहीं है तो यहाँ पर ये नहीं टूटता है, ये याद रखना आपको। अब यहाँ पे ये तंतु में संयोजी उत्तक या फिलीफॉर्म एपरेटस को, तंतु में संयोजी उत्तक या फिलीफॉर्म एपरेटस को ये तोड़ते हुए अंदर प्रवेश करेगा, और भ्रूण कोश के मध्य में पहुंच करके वहां पर वो पराग नलिका टूटता है, और टूटने के बाद दो नर युग्मक यहाँ क्या होगा, इंटर कर गया। दो नर युग्मक क्या हुआ, यहाँ इंटर कर गया। चलिए, आपको दिखाई दे रहा होगा दो नर युग्मक इंटर किया। चलिए अब देखिए जरा, तो ये प्रक्रिया है निषेचन का, ठीक है, ये प्रक्रिया क्या है, निषेचन का। अब देखिए जरा, ये दो नर युग्मक इंटर किया तो सर जब दो नर युग्मक इंटर किया ना तो निषेचन भी दो ही बार होगा, निषेचन तो दो बार होगा, क्योंकि निषेचन के शुरुआत में ही आपको कहा गया वैसी प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए संलयन होता है, उसी को हम लोग क्या देते हैं, क्या, निषेचन। अब देखिए जरा कि जब यहाँ दो नर युग्मक प्रवेश करता है तो एक नर युग्मक इस एक सेल के साथ, एक नर युग्मक इस एक सेल के साथ क्या होगा, फ्यूज करेगा, और दूसरा नर युग्मक यहाँ पर क्या होता है कि पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या होता है, प्रवेश फ्यूज करता है। एक इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ प्रवेश करेगा और दूसरा इस एग सेल के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है, निषेचित होता है, जुड़ता है। अब ध्यान देंगे जरा, जब ये एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ निषेचन हुआ और एक बार एग सेल के साथ निषेचन हुआ तो ये दो निषेचन हुआ एक साथ, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं। तो इस तरह से आप डबल फर्टिलाइजेशन भी यहाँ समझेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहा गया कि पराग नलिका से जब दो नर युग्मक बाहर आएगा तो वहां पर एक नर युग्मक एक सेल के साथ और दूसरा नर युग्मक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं। अब आप ध्यान देंगे कि ये एग सेल जो है ये हैप्लॉइड नेचर का होता है, एन होगा, और यहाँ आपको उसी समय बताया गया था कि ये पोलर न्यूक्लियाई 2n होता है, 2n नेचर का। तो जब क्या हुआ कि ये 2n पहले से था और एक n इसके साथ और आया तो ये यहाँ पर 3n फॉर्म में हो जाता है, तो इसको हम लोग त्रिसंलयन नाम देते हैं। दो न्यूक्लिया दो यानी कि हैप्लॉइड डाइप्लॉइड पहले से था और यहाँ पर क्या हुआ, एक और आके मिल गया, तो अब ये क्या हो गया, ट्राइलॉइड, और इस प्रक्रिया को हम लोग त्रिसंलयन नाम देते हैं। द्वि निषेचन की खोज भी स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा ही किया गया था। स्ट्रॉसबर्गर और द्वि निषेचन कहते हैं, और निषेचन द्वि निषेचन का जो खोज है वो स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा नहीं किया गया था, गलती से बोला गया, वो नावास्चिन के द्वारा किया गया था। दोहरा निषेचन का खोज नावास्चिन के द्वारा किया गया था। निषेचन का खोज जो है वो किया गया था किसके द्वारा, तो वो किया गया था स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये भी आप देख लीजिए कि पोलर न्यूक्लिया पहले से 2n था, अब ये 3n हो गया। इस कारण से हम लोग इसको नाम देते हैं क्या, हम लोग इसको नाम दे देते हैं त्रिसंलयन। ठीक है, चलिए
तो ये कहानी है निषेचन, पूर्व घटना पहले हो गई, ये कहानी होगी निषेचन की। अब हम लोग निषेचन पश्च घटना का चर्चा शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्त, किस तरह से हम लोग दो चीजों को आसानी से पढ़ चुके हैं। पहला स्टेज लेक्चर फर्स्ट में जब आप देखेंगे तो वहां आपको बताया गया था कि यहाँ इस चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है वो 3 स्टेज में इस चैप्टर को पढ़ना है। पहला निषेचन पूर्व संरचनात्मक घटना, दूसरा निषेचन, और तीसरा निषेचन पश्चात संरचना एवं घटना। तो दो चीजों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा और लास्ट चीज को कंप्लीट करने आज जा रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे, टोटल चीज आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ में आएगी, रट्टा लगाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सारा चीज आप देखते देखते याद कर सकते हैं। चलिए निषेचन पश्चात संरचना एवं घटना की चर्चा शुरू करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट किस तरह से होगा। तो निषेचन जब तक नहीं हुआ तब तक पुष्प में कुछ ज्यादा बदलाव देखने के लिए हम लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है, जैसे ही पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है, उसके बाद पुष्प में उपस्थित जायांग पुमंग मुख्य रूप से टूट करके गिर जाते हैं। मुख्य रूप से पुमंग और जायांग का कुछ हिस्सा टूट करके गिरते हैं, जबकि दलपुंज और बाह्य दलपुंज पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद जो वहां पर पुष्प का ओवरी और ओव्यूल यानी कि अंडाशय और बीजांड वो मुख्य रूप से बचे हुए होंगे, जिसमें से अंडाशय यानी कि ओवरी फल में विकसित होगा और ओव्यूल यानी कि बीजांड ये जो है विकसित होता है बीज में। बारी बारी से सबको देखेंगे आगे कि किस तरह से निर्माण हो रहा है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो निषेचन के बाद संरचना बनेगा वो बनेगा भ्रूणपोष यानी कि एम्ब्रियो सेल। भ्रूणपोष क्या है, तो ये ऐसा कोशिका है, ऐसा उत्तक है, कोशिका या उसका समूह इस तरह से है कि ये क्या करता है कि विकसित होने वाले बीज को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। इसका निर्माण होता है पोलर न्यूक्लियाई। अभी हम लोग द्विनिषेचन देख चुके हैं पीछे। द्विनिषेचन में जब पोलर न्यूक्लियाई ट्राइप्लॉइड में बदलता है तो वहां पर PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण होगा, जो आगे चल करके एम्ब्रियोसेक का निर्माण करता है। और वहां पर वो क्या करेगा कि विकसित होने वाले बीजों को क्या करता है कि पोषण देने का कार्य करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रूणपोष के विकास के बाद बीज का अंकुरण जो है संभव हो सकता है, यानी इसके अलावा ये संभव नहीं होगा। भ्रूणपोष मुख्य रूप से 3 तरह का है, केंद्रीय, कोशिकीय और हेलोबियल। केंद्रीय भ्रूणपोष ऐसा भ्रूणपोष है जहां कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर के भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। वहां पर किसी भी तरह के कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। केंद्रीय भ्रूणपोष ऐसा भ्रूणपोष है जहां केंद्रक विभाजित होकर के क्या करता है भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। किसी भी तरह के कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा और वहां पर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, वहां पर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। जबकि कोशिकीय भ्रूणपोष ऐसा भ्रूणपोष है जहां पर विभाजन तो होगा केंद्रक का, लेकिन वहां कोशिका भित्ति का निर्माण होगा और वहां वैक्यूल जैसे चीजों का निर्माण नहीं होता है। जबकि हेलोबियल जो है ये इस तरह का संरचना है जो इस दोनों के मध्य यानी कि केंद्रीय, सेंट्रल और सेल्यूलर, इस दोनों के बीच, या इसको हम लोग न्यूक्लियर भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर और सेल्यूलर के बीच का मध्य का चीज होगा जो क्या करता है आगे भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। और दोनों तरह के चीजों का ये कॉम्बिनेशन यानी कि मिश्रण है। कुछ हिस्सा में कोशिका भित्ति बनेगा और कुछ हिस्से में यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक, चलो भ्रूणपोष के कार्य का बात करें तो भ्रूणपोष का मुख्य कार्य ये है, सबसे पहला कार्य है कि ये पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा भ्रूणपोष कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को संचित भी करके रखने का कार्य करेगा, जो भ्रूण परिवर्धन के समय यानी कि भ्रूण का जब निर्माण होगा उस समय में पोषण देने का कार्य करेगा। इसके अलावा ये बीज के अंकुरण में भी मदद करता है। ये तीनों आप लिख लेंगे, ये भ्रूणपोष का कार्य है। चलिए दूसरा टॉपिक है आपका वर्म।
निषेचन पश्च में सबसे पहला भ्रूणकोश आया, दूसरा भ्रूण आता है। भ्रूण एम्ब्रियो ये जब क्या होगा, युग्मनज परिपक्व होगा तो उसमें विभाजन के बाद, यानी कि युग्मनज के परिपक्व होने के बाद वहां विभाजन होगा, और विभाजन के बाद क्या होता है कि वो भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक बीज पत्री, सबसे पहला एक बीज पत्री, और दूसरा इसके बाद आता है द्विबीज पत्री। इसके बाद आता है द्विबीज पत्री। द्विबीज पत्री जहां पर एक बीज पत्र उपस्थित होता है, जिस भ्रूण में एक बीज पत्र उपस्थित होगा उसको हम लोग एक बीज पत्री कहेंगे, और जिस भ्रूण में दो बीज पत्र उपस्थित होगा उसको हम लोग द्विबीज पत्री, मोनोकोटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस के नाम से जानते हैं। यह आपको 11th के मोर्फोलॉजी चैप्टर में और एनाटॉमी चैप्टर, दोनों चैप्टर्स में आप पढ़े होंगे, इसलिए हम यहाँ पर इसका डिटेल नहीं करने जा रहे हैं। आगे के टॉपिक पे हम लोग फोकस करेंगे। भ्रूणपोष के बाद भ्रूण, और भ्रूण के बाद अब तीसरा, जब भ्रूण का निर्माण हो गया एक बीज पत्री या द्विबीजपत्री बीज का, तो द्विबीजपत्री भ्रूण का, तो ये भ्रूण आगे विकसित होता है बीज में। ये भ्रूण विकसित होगा आगे नंबर 3 में, जिसको हम लोग नाम देंगे बीज। बीज का निर्माण, बीज का निर्माण ध्यान देंगे जरा। निषेचन के बाद जब सारा परिवर्तन हो चुका है तो उसके बाद बीजांड जो है, पुष्प में उपस्थित बीजांड क्या होता है कि बीज में परिवर्तित हो जाएगा। द्विनिषेचन के पश्चात जब क्या होगा, सारा कुछ परिवर्तन होगा, तो बीजांड उसके बाद क्या होता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है, जो आगे नए पौधे के निर्माण के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। बीज के निर्माण के बाद जब हम लोग अध्ययन करें तो बीज को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, एल्ब्यूमिनस सीड और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड ध्यान देंगे जरा। वैसा सीड या वैसा बीज जब क्या होगा कि जब बीजांड परिवर्तित होगा, बीजांड जब क्या होगा, बीजांड परिवर्तित हुआ बीज में, तो कुछ बीज ऐसे हैं जो विकास के बाद यानी कि जब उस बीज का परिवर्तन, अंकुरन हो चुका है, पौधा का निर्माण कर चुका है, तो वहां पर कुछ भोज्य पदार्थ उपस्थित होता है। तो जिस बीज में इस तरह का स्थिति है उसको हम लोग एल्ब्यूमिनस बीज कहेंगे, और जहां पर इस तरह का स्थिति नहीं है, यानी कि अगर फूड नहीं बचा हुआ है, तो इस तरह के बीज को हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस बीज के नाम से, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे आप जरा, एल्ब्यूमिनस बीज और एक्स एल्ब्यूमिनस बीज। अगर हम लोग एल्ब्यूमिनस बीज का बात करें तो गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सारा एल्ब्यूमिनस सीड में आ गया। जबकि वही हम लोग मटर, मूंगफली आदि का बात करें तो ये एक्स एल्ब्यूमिनस सीड में आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे जरा सा, यहां से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग बीज का महत्व। बीज का काफी अधिक महत्व है, जैसा कि हम लोग पहले से जान रहे, इसमें हम लोगों को बताने की कुछ ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले बीज नए संतति के उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। बीज नए संतति के उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। बीज विभिन्नता के लिए जरूरी है। अलग अलग तरह से जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यानी कि अलग अलग जगह से जब परागकण का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर होगा, तब जिस बीज का निर्माण होगा वो बीज हम लोगों को विभिन्नता भी उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा भोजन संग्रहण, बीज पौधा के अंकुरन के लिए, यानी कि नए पौधे के निर्माण के लिए क्या करता है, भोजन संचित करके रखता है। इसके अलावा यह स्थिरता बनाए रखता है। अगर बीज हम लोगों के पास उपस्थित होगा तो हम लोग उस पादप के कई प्रजाति को आगे विकसित कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग ये कार्य नहीं कर सकते हैं। कृषि में भी हम लोगों को बीज की जरूरत होती है। अगर हमारे पास बीज उपस्थित है तो हम लोग कृषि कर सकते हैं, और बीज के बिना हम लोगों को कृषि करना क्या है, असंभव प्रक्रिया है। इसके अलावा बीज में प्रकीर्णन भी होता है। बीज किसी दूसरे, जैसे अगर मान लेते पक्षी, जानवर, मानव, अलग अलग माध्यम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, इसको हम लोग बीज का प्रकीर्णन कहते हैं।
और इस प्रक्रिया के बाद जब बीज फैल चुका है तो वो नए पादप का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा बीज भविष्य में प्रतिकूल परिस्थिति से बचा पादप को प्रतिकूल परिस्थिति से बचाने का भी कार्य करता है। इस तरह से ये सारा कहानी है बीज के महत्व का। अगले क्लास में हम लोग बीज की अंकुरण क्षमता से शुरू करेंगे, फल देखेंगे, असंग जनन देखेंगे, बहुभुर्णता देखेंगे। लास्ट टॉपिक होगा आपके इस चैप्टर का। काफी मजा आया होगा आपको, उम्मीद करते हैं काफी बेहतर लगा होगा आपको ये वीडियो सीरीज, ताकि इसकी तैयारी इसको इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया गया है ताकि आपकी तैयारी में किसी तरह की कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मोटिवेशन मिले और ज्यादा ऊर्जा के साथ आपके साथ कार्य किया जा सके, आपको सफल बनाने का प्रयास किया जा सके। चलिए दोस्त, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।